वीडियो में, इस लेक्चर में हम लोग स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड के बारे में पढ़ेंगे। स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड से सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखेंगे तो ये जो मेथड है वो डिस्प्लेसमेंट मेथड है। आपको हम बता दें कि मेथड जो हम लोग एनालिसिस करते हैं वो दो मेथड से करते हैं, एक होता है फोर्स मेथड और एक होता है डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो ये स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड जो है वो डिस्प्लेसमेंट मेथड है, इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम मेथड और इसी को बोलते हैं स्टिफनेस कोफिशिएंट मेथड, ठीक है। तो इस मेथड में क्या होता है, स्लोप और डिफ्लेक्शन का जो वैल्यू होता है वो अननोन होता है, इसीलिए इसी को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट मेथड बोलते हैं, ठीक है। इस मेथड में क्या होता है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज होता है अननोन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्सेस फाइंड करने के लिए, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको इक्विलिब्रियम मेथड ही बोलते हैं, ठीक है। और इस मेथड में कंसेप्ट ऑफ स्टिफनेस यूज होता है, इसीलिए स्टिफनेस कोफिशिएंट मेथड बोलते हैं, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट ऑफ स्टिफनेस और इक्विलिब्रियम, ये दोनों चीज जब यूज होगा ना तब आप देख लोगे, जब न्यूमेरिकल आप बनाओगे तो ये दोनों चीज यूज होता है, इसलिए ये दोनों को स्टिफनेस कोफिशिएंट मेथड और इक्विलिब्रियम मेथड बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी है, काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी और डिग्री ऑफ फ्रीडम एक ही चीज होता है। ये जो वैल्यू है काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी का, यही वैल्यू नॉन डिस्प्लेसमेंट देता है, यही वैल्यू से डील होता है डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू। अभी देखेंगे न्यूमेरिकल करेंगे वो सब। तो कौन कौन सा मेथड डिस्प्लेसमेंट मेथड में आता है, कौन कौन सा मेथड डिस्प्लेसमेंट मेथड में आता है, तो पहला हो गया स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, कि ऑलरेडी हम बता चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार हम थोड़ा सा देख लीजिए कि स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड जो होता है जो कि मानिज ने दिया था, वो किसके अंदर में आता है, डिफ्लेक्शन मेथड में आता है। मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड वो भी डिफ्लेक्शन मेथड है, उसको किसने दिया था, हार्डी क्रॉस ने दिया था। रोटेशन कंट्रीब्यूशन मेथड ये भी डिस्प्लेसमेंट मेथड, इसको कानिज ने दिया था। स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड ये भी कौन सा मेथड है, डिस्प्लेसमेंट मेथड है। तो ये चारों डिस्प्लेसमेंट मेथड कैटेगरी में आता है। कैसे हम लोग जानेंगे कि वो मेथड जो है किसी भी फ्रेम और बीम में डिस्प्लेसमेंट मेथड यूज होगा, तो सबसे पहले उसका डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटरमिनेंसी फाइंड करेंगे, डीके का वैल्यू, ठीक है। डीके का वैल्यू फाइंड करेंगे, इसके बाद डीएस का वैल्यू फाइंड करेंगे। डीएस इक्वल्स टू डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी। अगर डीएस का वैल्यू डीके के वैल्यू से ज्यादा होगा, दैट मीन्स इन दिस केस डिस्प्लेसमेंट मेथड्स आर प्रीफर्ड। उस केस में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट मेथड ज्यादा यूज होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल आप ले लीजिए, ठीक है। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं यहाँ पे फिक्स सपोर्ट पे 3 रिएक्शन लगता है, लेकिन अभी सिर्फ हम लोग यहाँ पे जबकि वर्टिकल लोड लग रहा है, इसलिए हम लोग 2 ही रिएक्शन लेंगे। हॉरिजॉन्टल लोड को, हॉरिजॉन्टल जो रिएक्शन लग रहा है उसको नहीं लेते हैं यहाँ पे। तो 2 रिएक्शन यहाँ पे हो गया, 2 रिएक्शन यहाँ पे हो गया, 1 रिएक्शन यहाँ पे हो गया। तो 2 2 4 1 5 5 माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन 2 ही लेंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वाला कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं कंसिडर करेंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल के केस में क्या होता है, सॉरी यहाँ पे जो वर्टिकल लोड है, सिर्फ यहाँ पे वर्टिकल लोड ही है, इसलिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंसिडर नहीं करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे 5 - 2 हो गया, 3 हो गया। इक्विलिब्रियम इक्वेशन 2 ही लेंगे यहाँ पे, तो 5 - 2 3 यहाँ पे डीएस का वैल्यू आ गया। और डीके का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 1 होगा, तो यहाँ पे डीके का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो डीके जो है वो कम होगा डीएस से, इसलिए इसमें डिस्प्लेसमेंट मेथड यूज होगा, ठीक है। अब स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में कैसे स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड डिजाइन होता है, कैसे स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में हम लोग जो फॉर्मूला होता है वो कैसे आता है, वो चीज़ देखेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड है ये किसके लिए सूटेबल है, ये सूटेबल है एनालिसिस ऑफ इनडिटरमिनेट रिजिड ज्वाइंट स्ट्रक्चर विद इन ए स्पैन। क्या मतलब होता है इसका, जो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड होता है वो किसके लिए होता है, वो स्टैटिकली इनडिटरमिनेट के लिए होता है, और ये प्रिज्मेटिक बीम के लिए होता है। किसी भी स्पैन में प्रिज्मेटिक और नॉन प्रिज्मेटिक क्या होता है, देखिए ये स्पैन ए बी है, इसी बीम में क्रॉस सेक्शन यहाँ पे ई है, यहाँ पे 2EI है, यहाँ पे EI है, यहाँ पे 2EI है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन प्रिज्मेटिक बीम होता है। तो सिर्फ आप AC के केस में आप स्लोप डिफ्लेक्शन लगा सकते हैं, BC के केस में अलग से लगाना होगा, सिर्फ एक जिसमें प्रिज्मेटिक होता है उसी में लगाना होता है, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया। इसके बाद देखिए, इट इज एन एग्जैक्ट मेथड कंपेयर टू मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, एज द एक्यूरेसी ऑफ इंड मूवमेंट इन ए मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ साइकिल और सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। अब क्या होता था, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में क्या होता था कि हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ साइकिल तक क्या करते थे, पहले बैलेंस करते थे मूवमेंट को, इसके बाद फिर उसका कैरी ओवर, फिर से उसका बैलेंस करेंगे, फिर से उसका कैरी ओवर,
फिर से उसको बैलेंस करेंगे, फिर से उसका कैरी ओवर। मतलब ये क्या होता था, एक साइकिल में चलता था, तो उसको हम लोग एग्जैक्ट मेथड नहीं बोलेंगे, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड को हम लोग एग्जैक्ट मेथड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपका। इसके बाद देखते हैं, दिस मेथड इज बेसिस फॉर कानीज रोटेशन कंट्रीब्यूशन मेथड एंड स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड। ये जो मेथड है वो कानीज रोटेशन कंट्रीब्यूशन के लिए है और स्टिफनेस मैट्रिक्स के लिए है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद क्या है, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड जो है वो इनिशिएट विथ फॉर्मुलेशन फॉर कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। वो कहाँ से स्टार्ट होता है, सबसे पहला कंपैटिबिलिटी इक्वेशन से स्टार्ट होता है। देखेंगे अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सिर्फ आपको न्यूमेरिकल पे ही ध्यान देना है। देखिए प्रोसीजर इसमें कौन को क्या फॉलो होगा, कोई भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले कैलकुलेट द नंबर ऑफ अननोन ज्वाइंट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कितना यहाँ पे ज्वाइंट डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे सिर्फ थीटा बी ही एक अननोन है, बाकी सब नोन है। थीटा बी अननोन है, कैसे, क्योंकि फिक्स्ड स्लोप, फिक्स्ड सपोर्ट पे स्लोप का वैल्यू जो होता है वो जीरो होता है। तो यहाँ पे जो स्लोप का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे भी स्लोप का जो वैल्यू होगा वो जीरो हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे जीरो हो गया। नेक्स्ट क्या करना है, एज्यूम्ड रिएस्टेंट स्ट्रक्चर एंड कैलकुलेट इनिशियल सपोर्ट मूवमेंट। ये जो केस है वो किसका केस है, ये फिक्स्ड इंड मूवमेंट फाइंड करने का केस है। सिंपली आपको इस दूसरा स्टेप में क्या बोल रहा है कि फिक्स्ड इंड मूवमेंट फाइंड करना है हर स्पैन में। फिक्स्ड इंड मूवमेंट फाइंड करने के लिए हम अच्छी तरीके से बताते हैं, यही चीज लिखा हुआ है, एज्यूम रिएस्टेंट स्ट्रक्चर। रिएस्टेंट स्ट्रक्चर कहने का मतलब है कि सपोर्ट को हम लोग फिक्स कर देते हैं, रिएस्टेंट कर देते हैं। इसलिए अब यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, सपोर्ट मूवमेंट निकाल लेंगे, किसके लिए, फिक्स्ड इंड मूवमेंट के लिए। ठीक है, तीसरा स्टेप क्या है, राउट डाउन द स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन टू कैलकुलेट इंड मूवमेंट। इसके बाद क्या करना है, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन कैलकुलेट करना लिखना है और इससे मूवमेंट फाइंड करना है। अभी हम बताएंगे कि स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन जो होता है वो हम लोग कैसे क्या होता है, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन को हम अभी बताएंगे। स्टेप चौथा क्या है, राउट डाउन इक्विलिब्रियम इक्वेशन टू कैलकुलेट द अननोन ज्वाइंट डिस्प्लेसमेंट। चौथा स्टेप में क्या करना है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखना है। तो ये 4 स्टेप है, चारों स्टेप फॉलो करके आपका सारा न्यूमेरिकल बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आया, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन क्या है, ठीक है, तो ध्यान से धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है, सपोज ए बी एक बीम है, ए पे फिक्स सपोर्ट है, बी पे फिक्स सपोर्ट है। ठीक है, एज्यूम क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ थीटा ए एट सपोर्ट ए। हम यहाँ पे क्या कर दिए, थीटा ए रोटेशन एज्यूम किए। तो थीटा ए रोटेशन जो है वो कैसे किस तरफ एज्यूम किए, एंटी क्लॉकवाइज हम लोग एज्यूम किए। अब यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज थीटा को दिखाने के लिए, एंटी क्लॉकवाइज थीटा प्रोड्यूस होने के लिए कितना मूवमेंट लगेगा, तो 4EI थीटा ए बाई एल मूवमेंट लगेगा। आपने स्टिफनेस में पढ़ा होगा कि अगर हमको थीटा इक्वल्स टू 1 यहाँ पे लाना है, थीटा इक्वल्स टू 1 यहाँ पे लाना है, तो हम लोग कितना मूवमेंट लगाते हैं, तो 4EI बाई एल लगाते हैं अगर फार इंड फिक्स्ड होता है। तो इसको हम प्रूफ कर चुके हैं, तो वहाँ पे भी आप प्रूफ देख सकते हैं कि कैसे होता है 4EI बाई एल। जहाँ पे भी 4EI बाई एल स्ट्रक्चर एनालिसिस में सबसे पहले यूज हुआ है, वहाँ पे हम बताए हैं कि 4EI थीटा बाई एल कैसे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा ए प्रोड्यूस हो रहा है, थीटा का वैल्यू अगर यूनिट रोटेशन लेते हैं तो 4EI बाई एल हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे थीटा ए ही माने हैं, तो 4EI थीटा ए बाई एल हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर 4EI थीटा बाई एल होता है, अगर मूवमेंट यहाँ पे एम अप्लाई कर रहे हैं तो फार इंड पे उसका हाफ डेवलप होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, हाफ डेवलप हो जाएगा। तो हाफ डेवलप होता है, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना डेवलप होगा, 2EI थीटा ए बाई एल डेवलप हो गया। यहाँ तक क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक एजम्पशन था जिसको हम वेरीफाई कर लिए और ये एक हम रिजल्ट पे आ गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, एज्यूम क्लॉकवाइज थीटा बी एट बी। अब हम क्या एज्यूम किए कि थीटा बी क्लॉकवाइज हो रहा है, कहाँ पे, बी पे हो रहा है। तो थीटा बी हमको करने के लिए क्लॉकवाइज यहाँ पे कितना मूवमेंट लगाना होगा, तो 4EI थीटा बी बाई एल, 4EI थीटा बी बाई एल हम यहाँ पे मूवमेंट लगाएंगे।
तो 4EI थीटा बाई एल करेंगे तो इस यहाँ पे अगर हम 4EI थीटा बाई एल करते हैं तो यहाँ पे कितना मोमेंट प्रोड्यूस होगा, 2EI थीटा बी बाई एल होगा। यहाँ पे कितना होगा, 2EI थीटा बी बाई एल होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ बोलना यहाँ पे भूल गया। ठीक है, यहाँ पे जितना स्लोप लग रहा है थीटा है इतना ही यहाँ पे उसी डायरेक्शन में किए, यहाँ पे जबकि अपोजिट करना चाहिए था। जैसे कि हम बार बार बोले थे कि अगर थीटा लगा रहे हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही होता है मूवमेंट, लेकिन यहाँ पे सेम क्यों किए, इसलिए किए क्योंकि हमको तो थीटा प्रोड्यूस ही करना है। तो हमको थीटा कैसे प्रोड्यूस करेंगे, मूवमेंट उसी डायरेक्शन लगाएंगे तभी तो उस डायरेक्शन में हमको थीटा मिलेगा, इसलिए यहाँ पे सेम डायरेक्शन दिखा है, इसलिए यहाँ पे सेम डायरेक्शन दिखा है। ठीक है, जैसे थीटा बी लग रहा है उसी तरह थीटा मूवमेंट भी दिखा है, तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, एज्यूम राइट सपोर्ट सिंक बाई डेल्टा रिलेटिवली कंपेयर टू द लेफ्ट सपोर्ट। अब इस केस में क्या होगा, अब इस केस में देखिए अगर ये डेल्टा यहाँ पे डिफ्लेक्शन हो रहा है तो 6EI डेल्टा बाई एल स्क्वायर होता है, ये भी क्या होता है 6EI डेल्टा बाई एल स्क्वायर। अब ये दोनों बता चुके हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये दोनों चीज़ हम बता दिए हैं आपको। तो देख लीजिएगा यहाँ पे अगर 5 mm डिफ्लेक्शन हो रहा है, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5 mm डिफ्लेक्शन हो रहा है सपोर्ट ए पे और 15 mm डिफ्लेक्शन हो रहा है सपोर्ट बी पे, तो कितना हो जाएगा दोनों का रिजल्टेंट 10 हो जाएगा, 15 - 5। अगर एक में 5 हो रहा है और दूसरे में 15 हो रहा है, ये ऊपर हो रहा है ये नीचे हो रहा है, तो दोनों का जो रिजल्टेंट हो जाएगा, रिलेटिव वैल्यू हो जाएगा वो 20 हो जाएगा। तो इस तरह से हमको एज्यूम करना होगा। देखेंगे न्यूमेरिकल करेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा, न्यूमेरिकल करेंगे तो सब कुछ क्लियर होगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, अब देखिए इंड मूवमेंट ए ऑफ ए बीम ए बी ड्यू टू वेरियस रीजन। अब हम स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं ये निकाल रहे हैं। स्लोप डिफ्लेक्शन इंड मूवमेंट एट ए, अब जितना भी मूवमेंट हम अभी थीटा ए थीटा बी और डेल्टा करके निकाले सबको हम लोग ऐड कर देंगे, तो एम ए बी जो फाइनल मूवमेंट होगा ए पे क्या होगा 4EI थीटा बाई ए थीटा ए बाई एल होगा। दूसरा में क्या होगा 2EI थीटा बी बाई एल होगा। तीसरा में क्या होगा, जो डेल्टा एज्यूम किए थे इसको भी जोड़ दिए हम और इसको भी जोड़ दिए जो फिक्स्ड एंड मूवमेंट था। तो हम क्या किए यहाँ पे एम ए बी के लिए ये भी जोड़ दिए, ये भी जोड़ दिए, अब ये भी जोड़ दिए, जो तीसरा आ रहा था। और चौथा जो है वो क्या था, फिक्स्ड एंड मूवमेंट जो हम पहला स्टेप में निकाले थे वो भी जोड़ दिए। ये सब हम जोड़ दिए तो जो मेरा फाइनल जो ए बी का मूवमेंट आ गया, फाइनल मूवमेंट वो क्या आ गया, फिक्स्ड इन मूवमेंट प्लस 2EI बाई एल इंटू 2 थीटा ए प्लस थीटा बी माइनस 3 डेल्टा बाई एल, ये मेरा फाइनल इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पे बस हम जो भी निकाले हैं, जैसे ये वाला ए पॉइंट पे डिफ्लेक्शन थीटा ए लिए और 4EI थीटा ए बाई एल कर दिए, बी पॉइंट पे निकाले फिर इस पे क्या आया ये सब जोड़ दिए, ये तीनों का जो आया ये तीनों हम क्या कर दिए जोड़ दिए, ये तीनों वैल्यू को हम इसको और जो फिक्स्ड मूवमेंट था ये सबको जोड़ दिए, तो जो मेरा इक्वेशन आया वो क्या आ गया, स्लोप डिफ्लेक्शन आ गया, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन आ गया। देखे तो एम ए बी के लिए हो जाएगा। फिर उसी तरह एम बी ए के लिए बी पॉइंट पे जो था वो सबको जोड़ दिए, तो मेरा जो इक्वेशन आ गया वो एम बी ए प्लस 2EI बाई एल इंटू 2 थीटा ए प्लस थीटा बी माइनस 3 डेल्टा बाई एल, तो ये एम बी का वैल्यू आ गया, एम बी ए का वैल्यू आ गया। ये हो गया आपका स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन, गिव्स द रिलेशन बिटवीन इंड मूवमेंट एंड ज्वाइंट डिस्प्लेसमेंट एट ए फिक्स सपोर्ट। ठीक है, तो स्लोप डिफ्लेक्शन किसमें रिलेशन दे रहा है आपका, इस तरह से आप थीटा निकाल सकते हैं, डेल्टा निकाल सकते हैं ये स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन से। अब क्या बोल रहा है कुछ नोट में कि फिक्स सपोर्ट पे थीटा का जो वैल्यू होता है, स्लोप जो होता है 0 होता है, ऑलरेडी हम बता चुके हैं। और जो ऊपर में ये इक्वेशन सब हम एज्यूम किए हैं, इसमें क्या किए हैं, क्लॉकवाइज को रोटेशन को क्लॉकवाइज एज्यूम किए हैं। राइट सपोर्ट इज एज्यूम टू बी सिंक मोर, राइट सपोर्ट क्या किए ज्यादा सिंक करेगा, ये हम क्या करिए हैं एज्यूम किए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन करेंगे तो ये समझ में आ जाएगा क्या एज्यूम किया है। अब इसके बाद आता है मॉडिफाइड स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। मॉडिफाइड स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन क्या होता है, तो एम ए बी का जो स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन का जो वैल्यू आया है ये आया था एम ए बी प्लस मतलब फिक्स्ड इन मूवमेंट प्लस 2EI बाई एल इंटू 2 थीटा ए प्लस थीटा बी माइनस 3 डेल्टा बाई एल। उसी तरह एम बी ए का क्या आया था, एम बी ए प्लस 2EI बाई एल प्लस थीटा ए प्लस 2 थीटा बी माइनस 3 डेल्टा बाई एल आया था। आपको देखिए याद कैसे रखना है, एम ए बी है तो 2 थीटा ए प्लस थीटा बी होगा, एम बी ए है तो 2 थीटा बी होगा और थीटा ए होगा, ये चीज सिर्फ याद रखना है। ठीक है, अब इक्वेशन 2 में ये इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए,
और इस इक्वेशन में 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। और ये दोनों इक्वेशन को अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये मेरा इक्वेशन आएगा MBA इक्वल्स टू MBA माइनस MAB/2 प्लस 3EI/L इंटू थीटा बी माइनस डेल्टा बाई एल। तो ये इक्वेशन होता है जो मॉडिफाइड स्लोप डिफ्लेक्शन होता है। अब इस मॉडिफाइड स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में थीटा एक कहीं पे नहीं दिया हुआ है, सिर्फ एक ही अननोन है थीटा बी, सिर्फ एक ही अननोन है थीटा बी। तो इसमें क्या है, वन अननोन ज्वाइंट डिस्प्लेसमेंट इज एलिमिनेटेड, सिर्फ थीटा ही इसमें है, थीटा बी ही है, थीटा एल एलिमिनेट हो गया है। तो इसलिए इसको मॉडिफाइड स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन बोलते हैं। अब इससे क्या होगा, आपका पूरा न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएगा, ठीक है। यही स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में इतना ही कंसेप्ट था, इतना ही चीज था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं अब हम लोग। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो बीपीएससी 2012 में 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा हुआ था। ये क्वेश्चन और थोड़ा ज़्यादा पूछना चाहिए था, एक्चुअली 20 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। अब कभी कभी आता ही है पीएससी के एग्जाम में, कभी 20 कभी 10 कर देते हैं ये लोग। 10 मार्क्स का क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ है, तो आइए देखते हैं हम। एनालाइज द फ्रेम शोन इन द फिगर एंड ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम। EI इज कांस्टेंट फॉर ऑल द मेंबर, दिख रहा होगा आपको। तो सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे कि इसमें अननोन कौन कौन सा है। तो अननोन यहाँ पे थीटा बी है, थीटा डी है और थीटा सी है। थीटा डी नहीं है क्योंकि ये फिक्स सपोर्ट है तो 0। थीटा बी है और थीटा सी है, दो अननोन है। अननोन ज्वाइंट डिस्प्लेसमेंट है, फाइंड करना है हमको, मूवमेंट निकालना है, फाइनल एंड मूवमेंट निकालना है। तो देखिए देखते हैं हम लोग। लेट अस डू इट बाय यूजिंग स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। थीटा बी और थीटा सी जो है वो अननोन ज्वाइंट डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। इफ वी यूज मॉडिफाइड स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन फॉर अ स्पैन BC देन देयर इज नो नीड टू कंसीडर थीटा सी, हेंस अननोन रिड्यूस्ड टू ओनली थीटा बी। अगर हम यहाँ पे मॉडिफाइड स्लोप डिफ्लेक्शन निकालते हैं तो सिर्फ थीटा बी से ही काम हो जाएगा। थीटा बी हम लोग तुरंत निकाल सकते हैं। तो देखते हैं। अब देखिए ज्वाइंट बी पे, इस ज्वाइंट पे MBA प्लस MBC प्लस MCD, ये जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, सबका समेशन 0 होगा। तो एट ज्वाइंट बी MA प्लस MBA प्लस MBC प्लस MBD इक्वल्स टू 0 हो गया एट ज्वाइंट बी पे, हर ज्वाइंट पे होगा। लेकिन यहाँ पे एक ही ज्वाइंट है जहाँ पे 3 मेंबर कनेक्टेड है, और ज्वाइंट पे कोई मेंबर कनेक्टेड, 2 मेंबर कनेक्टेड नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे लगा दिए। अब हम फिक्स्ड एंड मूवमेंट निकालेंगे। तो AB स्पैन के लिए फिक्स्ड एंड मूवमेंट क्या होगा, माइनस WL²/2L होगा। तो यहाँ पे W का वैल्यू 20 है और L का वैल्यू 4 है, तो माइनस WL² करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा माइनस 26.67 किलो न्यूटन मीटर। तो यहाँ आ गया माइनस 26.67 किलो न्यूटन मीटर। फिर उसी तरह MBA का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, WL²/2L। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस WL²/2L, तो 26.67 किलो न्यूटन मीटर आ गया। फिक्स्ड एंड मूवमेंट आ गया दोनों। फिर स्पैन BC के लिए फिक्स्ड एंड मूवमेंट निकालेंगे। देखिए तो स्पैन BC के लिए फिक्स्ड एंड मूवमेंट निकालेंगे तो क्या करेंगे, BC के लिए कितना होता है, WL/8 होता है, WL/8 होता है। तो W का वैल्यू 40 है, L का वैल्यू 4 है और डिवाइड बाई 8 तो माइनस 20 किलो न्यूटन मीटर होता है। MFCB का वैल्यू कितना होगा, WL/8 तो प्लस 20 किलो न्यूटन मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। अब ये जो 20 को इधर से जो 20 लगा है और फिर इधर से हम एक 20 लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, ठीक है। अभी इसका सिग्निफिकेंस आगे बताएंगे, सिर्फ आपका काम था इतना ही। ये एक्स्ट्रा है, कहाँ यूज होगा अभी समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। इसलिए समझ में आ जाएगा क्योंकि C पे हिंज है, C पे हिंज है, और आपको पता है कि हिंज पे जो मूवमेंट होता है वो 0 होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 0 करने के लिए अभी 20 लगाए हैं यहाँ पे। अब इस 20 लगाए हैं। अब इस 20 को 0 करने के लिए एक दूसरा 20 लगाना पड़ेगा इस तरह से। अब उस 20 को लगाएं तो इसका एक कैरी ओवर इतना आएगा, 10 आएगा। तो यहाँ पे 10 हो गया, बस इतना ही किए। अभी किसका कहाँ पे यूज है अभी हम बताएंगे, यहाँ पे कहाँ पे यूज होगा इसका चीज हम बताएंगे। अब यहाँ पे क्या लिख दिए हम, -20 जो पहले से था एक BC पे और एक और आ गया, क्या आ गया, -10 आ गया, तो -30 किलो न्यूटन मीटर आ गया, ठीक है। अभी इसका कहाँ यूज है बताएंगे हम, सिर्फ आप इतना फिक्स्ड मूवमेंट निकाले, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ तक अभी भूल जाइए अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो।
बस हम सिर्फ ये बता दिए यहाँ पे कि 20 यहाँ पे लगा रहे हैं, यहाँ पे हिंज है तो 0 होगा, इसलिए 20 को बैलेंस कर दिया, इस 20 का इधर 10 आ जाएगा। बस इतना याद रखिए, बस अभी इसको भूल जाइए। इसके बाद स्पैन बीडी में आते हैं। स्पैन बीडी में फिर से फिक्स्ड इन मूवमेंट निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, WL/8 होता है, तो MBD का 10 किलो न्यूटन, MBC कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पे जो वैल्यू है MBD और ये MBC नहीं होगा, DB होगा, DB होगा। MBD 10 हो गया और MDB जो हो गया -10 हो गया। ये BC नहीं होगा, BC को आप DB कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम क्या लगाएंगे, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन AB के लिए लगाते हैं। स्पैन AB के लिए स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन लगाते हैं। तो AB के लिए स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन लगाएंगे तो क्या होगा, MFAB फिक्स्ड एंड मूवमेंट प्लस 2EI/L इंटू 2θA प्लस θB माइनस 3δ/L होगा। ठीक है, अब आपको पता है कि फिक्स सपोर्ट पे स्लोप 0 होता है, तो थीटा जो A पे है वो फिक्स्ड है तो 0 हो जाएगा। डेल्टा यहाँ पे कुछ बोला ही नहीं है कि सिंक कर रहा है क्या कर रहा है, तो डेल्टा की वैल्यू 0 हो जाएगा। तो जो मेरा वैल्यू यहाँ पे आया, वो अगर इसको सिंप्लीफाई करिएगा, MAB का वैल्यू -26.67 है तो इतना आ गया, -26.67 प्लस 0.5 EIθB, इसको हम A इक्वेशन मान लिए। फिर उसी तरह MBA पे लगाएंगे, MBA पे स्लोप डिफ्लेक्शन लगाएंगे, तो MBA पे स्लोप डिफ्लेक्शन लगाएंगे तो क्या आएगा, फिक्स्ड एंड मूवमेंट फॉर BA प्लस 2EI/L प्लस 2 इंटू 2θB प्लस θA माइनस 3δ/L होता है। ठीक है, अब यहाँ पे θA 0 हो जाएगा तो θA 0 कर देंगे, डेल्टा 0 है तो 0 कर देंगे। तो इसके बाद जो वैल्यू आया 26.67 इंटू प्लस EI इंटू θB, ये आ गया BA के लिए। फिर इसी तरह BC के लिए निकालेंगे, तो BC के लिए क्या आएगा, M ऑफ BC मतलब फिक्स एंड मूवमेंट ऑफ BC प्लस 3EI/L इंटू θB माइनस δ/L। ठीक है, तो MBC का वैल्यू कितना था, MBC का वैल्यू देखिए कितना था, MBC का वैल्यू कितना था, -30। अब वहां पे जो फिक्स्ड एंड मूवमेंट लगाएंगे, अब इसका रिजल्टेंट लगाएंगे, इसीलिए हम यहाँ पे रिजल्टेंट लिखे थे, क्योंकि जो स्लोप मतलब जो C पॉइंट है वहां पे तो हिंज सपोर्ट है, तो हिंज सपोर्ट पे क्या होता है, मूवमेंट 0 होता है। तो यहाँ पे -30 प्लस 3EI/L का वैल्यू देख लीजिएगा, L का वैल्यू 4 दिया हुआ है, इंटू डेल्टा नहीं है तो 3EI/4 हो जाएगा, θB इसको C एज्यूम कर लिए, C मान लिए। ठीक है, फिर स्पैन BD के लिए निकाल दिए। फिर स्पैन BD के लिए क्या होगा, फिक्स्ड इन मूवमेंट ऑफ BD प्लस 2EI/L प्लस इंटू 2θB प्लस θD माइनस 3δ/L। अब D पे क्या है, D पे फिक्स सपोर्ट है तो θD का वैल्यू 0 हो जाएगा और डेल्टा का वैल्यू भी 0 है, नहीं दिया हुआ है मतलब 0 है, तो दोनों 0 हो जाएगा। तो ये एक इक्वेशन आ गया, MBD का इक्वेशन आ गया। फिर उसी तरह MDB के लिए लिख दिए, सिर्फ स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन जो आपको मिला है ना, सिर्फ उसी में वैल्यू पुट कर रहे हैं। MDB के लिए क्या हो जाएगा, फिक्स्ड एंड मूवमेंट फॉर DB प्लस 2EI/L इंटू 2θD प्लस θB माइनस 3δ/L। अब देखिए MFBD का वैल्यू -10 है, 2EI/L का वैल्यू 4 हो जाएगा, 2θD का जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगा क्योंकि फिक्स सपोर्ट है यहाँ पे θB। तो ये इक्वेशन निकाल गया, मतलब MAB, MBA, MBC, MCB, MDB, MBD, ये 4 5 6 आ गया 6। अब यहाँ पे क्या किए, इक्विलिब्रियम इक्वेशन 1 में क्या लिखा हुआ था, MBA प्लस MBC प्लस MBD इक्वल्स टू 0। अगर हम यहाँ पे सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो EIθB का वैल्यू कितना आ जाएगा, EIθB का वैल्यू -6.67, ये 6.67 इधर गया, डिवाइडेड बाई 2.75 तो -2.425 आ गया। अब जब EIθB का वैल्यू -2.425 आ गया तो अब हम क्या करेंगे, -2.425 आ गया, अब हम क्या करेंगे, MAB निकाल दिए, MBA, MBC, MBD, MDB, ये सब क्या निकाल दिए, हम मूवमेंट निकाल दिए। ठीक है, अब मूवमेंट निकल गया सबका, देखिए सब मूवमेंट निकल गया। अब क्या किए, अलग अलग स्पैन के लिए हम अलग अलग स्पैन के लिए वैल्यू निकाल लिए, क्योंकि हमको फाइनल में क्या करना है,
फाइनल में हमको क्या करना है, फ्री मतलब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। फाइनल में क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। तो हम क्या किए, देखिए ये ए बी स्पैन है, ए बी स्पैन है, ए बी में यूडीएल लग रहा था, यूडीएल लग रहा था ना, देख लीजिए ए बी में, हाँ यूडीएल लग रहा था ए बी में, तो यूडीएल लग गया। अब एम ए बी का वैल्यू कितना आ रहा है मेरा फाइनल, -27.88 आ रहा है एम ए बी का वैल्यू, ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। एम ए बी का वैल्यू -27.8 आ रहा है। अब ये माइनस है, माइनस किस में होगा, माइनस किस में होगा, एंटी क्लॉकवाइज में माइनस होता है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव। तो ये देखिए -27.88 ये एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ पे दिखा दिए। फिर उसी तरह ये 24.425 क्लॉकवाइज, तो ये 24.425 क्लॉकवाइज दिखा दिए। यहाँ पे मान लीजिए कि आर ए लग रहा है, यहाँ पे आर बी लग रहा है। अब देखिए आर ए और आर बी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, आर ए आर बी का वैल्यू देखिए, एक तरीका है आर ए और आर बी निकालने का कि क्या करिएगा आप, इक्वेशन लगा सकते हैं, समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग वाई डायरेक्शन 0, आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू ये जो जितना डाउनवर्ड लग रहा है 20/4, ये एक इक्वेशन निकल गया। इस पॉइंट पे मूवमेंट जीरो करेंगे, समेशन ऑफ मूवमेंट एट ए इक्वल्स टू 0 करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, आर बी इंटू ये कितना है 4, ठीक है, ये किस में आ गया, ये इस तरह से जा रहा है, तो उसको हम क्या ले लिए, प्लस में ले लिए, ये नीचे में आ रहा है, तो -24.88, ठीक है, ए पॉइंट पे निकाल रहे हैं, ठीक है, इस तरफ वाले को पॉजिटिव लिए हैं, इस तरफ वाले को नेगेटिव ले रहे हैं, ये किधर आ रहा है, ये भी इसी तरफ आ रहा है, तो इसको ही पॉजिटिव लेंगे, तो इसको पॉजिटिव लेंगे तो -24.245 -27.788 इक्वल्स टू 0, यहाँ से आर बी का वैल्यू निकल गया। आप खुद से कैलकुलेट करिएगा इसको इस इक्वेशन में, तो आर बी का वैल्यू जो आएगा वो इतना ही आएगा 39.092। फिर यहाँ पे माइनस कर दीजिए 80 में, तो वो आर ए का वैल्यू आ जाएगा, ये एक इक्वेशन से। दूसरा मेथड क्या है, शॉर्टकट मेथड जो है वो क्या है, वो आप इस तरह से कर सकते हैं। आर बी अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे हम, 20/4 डिवाइडेड बाई, ये 20 लग रहा है और ये 4 पे लग रहा है, तो 20/4 डिवाइडेड बाई 2 जो पूरा डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, ये हो गया। अब इसका जो डायरेक्शन होगा नीचे की तरफ होगा। अब ये जो मूवमेंट लग रहा है 27.88 -24.45, ये कितना पे लग रहा है, एल 4 पे लग रहा है, तो डिवाइडेड बाई 4, इसको माइनस कर लेंगे तो इससे क्या निकल जाएगा, आर बी निकल जाएगा। फिर आर ए के लिए क्या करेंगे, 20/4 + 27.88 -24.42245 डिवाइड बाई 4, तो इससे क्या निकल जाएगा, आर ए का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। ये एक तरीका से निकाल सकते हैं, लेकिन दूसरा तरीका जो फंडामेंटल तरीका है, जो बेसिक तरीका है, आप उसी से निकालिए। अगर इससे आपको नहीं निकालना है तो आप उसी से निकालिए। कैसे निकालिएगा, कैसे निकालिएगा, कैसे निकालिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, आर, फिर से हमें बता रहा है, आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू कितना लिखेंगे, ये कितना है 20 × 4 80 हो जाएगा। अब इस पॉइंट पे मूवमेंट जीरो करेंगे, समेशन ऑफ मूवमेंट एट ए इक्वल्स टू 0। एक ही बार फिर से बता रहा, पिछला इस वीडियो भी कर सकते थे। तो क्या होगा यहाँ पे, ये इस पॉइंट पे मूवमेंट जीरो कर रहे हैं तो आर ए का कंसिडर नहीं होगा, आर बी कंसिडर होगा, तो आर बी, ये सब मत देखिए। जब अभी आप ये निकाल रहे हैं तो ये सब मत देखिए, क्योंकि ये तो अननोन है ना अभी, तो ये तो हम एक तरीका से बताएं हैं। तो आर बी इंटू ये डिस्टेंस कितना हो गया, फोर्स ये हो गया और डिस्टेंस इतना हो गया, तो आर बी इंटू 4 हो गया। अब ये मूवमेंट है और ये भी मूवमेंट है, दो मूवमेंट है, दोनों को क्या है, एक जो होगा प्लस में होगा, एक माइनस में होगा, तो यहाँ पे -27.88, अब इसके बाद उसके बाद -24.245 इक्वल्स टू 0 करेंगे, ये माइनस ऑफ माइनस होगा, तो यहाँ से आप करिएगा तो आपका जो रिएक्शन का वैल्यू आएगा वो 39.092 आएगा। तो यहाँ आर भी निकल गया। अब शियर फोर्स किसी सेक्शन पे यहाँ पे 0 होगा, शियर फोर्स क्या होगा, 0 होगा यहाँ पे किसी सेक्शन पे, ठीक है।
कहाँ पे जीरो होगा ये निकालना है। मान लीजिए एक्स सेक्शन पे जीरो हो रहा है, तो यहाँ पे अगर शियर फोर्स निकालना है, किसी भी सेक्शन पे अगर आपको शियर फोर्स निकालना है तो उसके लेफ्ट की तरफ देखेंगे या फिर राइट की तरफ देखेंगे, एक ही तरफ देखना है। अगर लेफ्ट की तरफ देख रहे हैं तो लेफ्ट की तरफ में जितना सारा फोर्सेस है उसका समेशन कर देंगे अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, वो क्या हो जाएगा, शियर फोर्स एट दैट सेक्शन हो जाएगा। अगर शियर फोर्स एक्स एक्स पे निकालना है, मान लीजिए हम इधर कंसिडर कर रहे हैं, तो इधर कंसिडर कर रहे हैं तो कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, ये तो एक आर लग रहा है और एक 20 लग रहा है। ये 27 जो ये फोर्स नहीं है वो मूवमेंट है, हमको सिर्फ फोर्स का कंसिडरेशन करना है। तो आर को हम क्या ले लिए, ऊपर वाले को लेफ्ट की तरफ में पॉजिटिव लिए, तो ये पॉजिटिव हो गया 40.908। नीचे में 20 लग रहा है, कितना डिस्टेंस पे लग रहा है, एक्स डिस्टेंस पे लग रहा है, नीचे लग रहा है तो माइनस लिख लिए, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2.045 आ गया। अब इसका मतलब ये हो गया कि मतलब 2.045 डिस्टेंस पे जो शियर फोर्स का वैल्यू है वो जीरो होगा। जब शियर फोर्स का वैल्यू x डिस्टेंस पे जीरो हो रहा है तो वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो 2.045 पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालेंगे, देखिए मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस आ रहा है, 2.045, उस डिस्टेंस पे मूवमेंट जीरो हो जाएगा, सॉरी मूवमेंट मैक्सिमम हो जाएगा। तो मैक्सिमम मूवमेंट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे मूवमेंट के लिए जिस भी पॉइंट पे अगर आपको मूवमेंट निकालना है तो उसके लेफ्ट की तरफ देखेंगे या फिर राइट की तरफ देखेंगे, किसी एक तरफ देखना है, दोनों तरफ नहीं। जिस तरफ लेफ्ट की तरफ देख रहे हैं तो लेफ्ट की तरफ जितना भी फोर्सेस लग रहा है उसके द्वारा जो मूवमेंट क्रिएट हो रहा है वो सब क्या होता है, बेंडिंग मूवमेंट एट दैट पॉइंट होता है। तो यहाँ पे देखिए 2.045 डिस्टेंस पे आपको मूवमेंट निकालना है, यहाँ से लेके 2.045 डिस्टेंस पे मूवमेंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखिए समझिए यहाँ पे। तो इस पॉइंट पे निकालना है, तो ये देखिए एक ये मूवमेंट लग रहा है, ये तो मूवमेंट है तो मूवमेंट कंसिडरेशन करेंगे, फोर्स रहता तो डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते। ये तो मूवमेंट है, एक ये हो गया, एक आर हो गया, आर इंटू ये डिस्टेंस, एक 20 इंटू ये डिस्टेंस हो गया। तीन टाइप का आ रहा है, तीन ठो कंसिडरेशन आ रहा है। कौन कौन सा, एक हो गया 27.88, मान लीजिए किस में आ रहा है, ये हॉगिंग मूवमेंट है तो 27.88 जो है इसको ले लिया हम निगेटिव में, ठीक है। ये आर है, इसको क्या ले लिए हम, पॉजिटिव में ले लिए, तो प्लस आर ए इंटू जितना डिस्टेंस पे होगा 2.045, ठीक है। अब ये 20 है, 20 क्या है, ये भी हॉगिंग है तो 20 को हम माइनस में ले लेते, तो 20 इंटू 2.045 इंटू 2.045 डिवाइडेड बाई 2, इतना जो हो गया वो मूवमेंट मैक्सिमम मूवमेंट हो गया, इतना। देखिए यही चीज किए हैं यहाँ पे, -27.88 प्लस 40.908 इंटू 2.045 माइनस 20 इंटू 2.045 इंटू 2.045 डिवाइडेड बाई 2, मतलब होल स्क्वायर हो लिख दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे मैक्सिमम मूवमेंट कितना आ गया उस स्पैन में, 13.956 किलोमीटर मीटर आ गया। फिर उसी तरह स्पैन बीसी में निकालेंगे तो स्पैन बीसी में कितना आएगा, फिर से स्पैन बीसी में अगर आर ए और आरबी निकालना है, स्पैन बीसी में आर ए और आरबी निकालना है तो सेम वही फॉर्मूला, आर ए प्लस आरबी इक्वल्स टू डाउनवर्ड जितना लग रहा है 40, और इस पॉइंट पे अगर मूवमेंट जीरो करेंगे तो इस पॉइंट पे अगर मूवमेंट जीरो करते हैं तो क्या आएगा, जितना भी मूवमेंट आएगा 32, अगर हम प्लस में लेते हैं तो कोई भी मतलब डायरेक्शन से ले सकते हैं आप यहाँ पे 32, और क्या आ जाएगा, इस पॉइंट पे मूवमेंट जीरो कर रहे हैं तो आर बी इंटू, यहाँ पर देख सकते हैं आप, आर बी इंटू ये जितना भी डिस्टेंस है, ये कितना डिस्टेंस है 4 है, तो आर बी इंटू 4, ठीक है, फोर्स इंटू ये इस तरफ को पॉजिटिव लिए तो इस तरफ को निगेटिव लेंगे और इस तरफ को भी पॉजिटिव लेंगे, तो आर बी इंटू 4 प्लस 32, ठीक है, माइनस 40 इंटू 2 इक्वल्स टू 0। तो आर बी का वैल्यू कितना आएगा, 40 इंटू 2
+32 है तो उधर जाएगा तो -32 और RB इंटू 4 था डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। तो मतलब 40 इंटू 2 -32 डिवाइडेड बाई 4 कितना वैल्यू आएगा, 40 इंटू 2 कितना होता है 80 होता है, -32 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। तो 4 से कैंसिल करेंगे तो 20 हो जाएगा और ये 4 से कैंसिल करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो 20 - 8 12 आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए इतना कैलकुलेशन करने के बाद भी 12 आ रहा है और डायरेक्टली आप 40 डिवाइडेड बाई 2 हाफ कर लिए इसका और जो 30 जो लग रहा है वो पूरा पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो 40 डिवाइड बाई 2 -30 डिवाइड बाई 32 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। तो 12 किलोमीटर डायरेक्टली भी आ जाता है और अगर आप इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं इसको। फिर उसी तरह आर भी उसी तरह प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें आ गया। अब फिर उसी तरह स्पेन हम लोग किस में लेंगे, ई वाला स्पेन में निकालेंगे। फिर उसी तरह आर और आरबी का वैल्यू आप इसका और इसका वैल्यू किसी एक पॉइंट पे मूवमेंट जीरो कर लेंगे या फिर समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग, इसमें अब एक्स एक्सिस के अलोंग जीरो करेंगे। तो ऐसे करके आप कर सकते हैं। यहाँ पे लोडिंग नहीं लग रहा है, सीडी पे जो लोडिंग है वो नहीं लग रहा है। इस पोर्शन में बीडी पोर्शन में लोडिंग लग रहा है, सॉरी 20 तो लग रहा है यहाँ पे 20 लगेगा। यहाँ पे है 20 लग रहा है, सेम जैसे ये वाला है ना। बस इसको सीधा करके आप निकाल लीजिए आर ए और आरबी का वैल्यू। तो इससे भी आर ए और आरबी का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। अब आर ए और आरबी का वैल्यू निकल जाएगा तो हम इंड मूवमेंट डायग्राम बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते हैं। यहाँ पे ए पॉइंट पे इंड मूवमेंट आपका 27.88 आ गया तो आप बना लीजिए। फिर बी पॉइंट पे जितना आया, फिर सी पॉइंट पे जितना आया, फिर इसी तरह वर्टिकल जो था उस पर जितना आया। अब ये सब वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं आप। तो ये हो गया इंड मूवमेंट डायग्राम। फ्री मूवमेंट डायग्राम तो आपको पता ही है कैसे होता है। तो ये हो गया आपका फ्री मूवमेंट डायग्राम, WL²/8 WL/4, ये WL/4, ये फ्री मूवमेंट डायग्राम हो गया। आप यहाँ पे डायरेक्टली फ्री मूवमेंट डायग्राम भी बना सकते हैं। इसका क्या होगा, यूडियल है तो इस तरह से होगा, इसमें इस तरह से होगा और इसमें इस तरह से होगा। अब यहाँ पे आप कर लीजिए ये वाला, कहाँ पॉजिटिव होगा और कहाँ निगेटिव होगा आपको अच्छे तरीके से। यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ निगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा और यहाँ निगेटिव होगा, फिर यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ निगेटिव होगा, यहाँ निगेटिव होगा। तो ये इस तरह से फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप बना लीजिए। अब एक डायग्राम यहाँ पे शियर फोर्स देखिए, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वही वाला बना है, ऊपर में जो हम बनाए हैं वो इंड मूवमेंट डायग्राम था। ये जो भी बना है वो इंड मूवमेंट डायग्राम था। इंड पे जितना भी मूवमेंट आया, देखिए यहाँ पे जो इंड पे जितना भी मूवमेंट हम कैलकुलेट किए, ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये क्या है, इंड मूवमेंट है। तो यहाँ पे इंड मूवमेंट डाल दिया। तो यहाँ पे कितना हो गया, इंड मूवमेंट निकल गया। वही इंड मूवमेंट यहाँ पे दिखा दिए हम, बस और कुछ नहीं किए हैं। और ये जो वैल्यू कैलकुलेट किए हैं ना, ये हाफ पे, जैसे ये ट्रिंगल है, ये इतना पे 24.24 आ रहा है तो 2 मीटर पे तो आप निकाल सकते हैं, हाफ होगा। फिर उसी तरह अगर इतना पे आ रहा है 11.212, इतना पे आ रहा है 5.75, तो बीच में भी आप निकाल सकते हैं। ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, देखिए कैलकुलेट हो जाता है इजीली, आप कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 5.75 है। अब ये किस रेट से बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है यहाँ तक, तो बीच में कितना होगा ये निकालने के लिए तो 7.57 प्लस कितना वैल्यू होगा, इतना सा वैल्यू, यहाँ पे इतना सा वैल्यू कैसे निकालेंगे, 11.212 माइनस 7.575 डिवाइडेड बाई ये कितना मीटर है, 2 मीटर है, इंटू 2 करेंगे तो ये वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको शियर फोर्स डायग्राम बनाना है। तो शियर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए क्या करते हैं, आपको पता है कि यूडीएल के केस में क्या होता है, लीनियर होता है। यूडीएल के केस में अगर शियर फोर्स डायग्राम बनाते हैं तो लीनियर होता है। ठीक है, पॉइंट लोड के केस में क्या होता है, इस तरह से होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। ये इसमें इस तरह से इंक्लाइंड होता है, इसमें स्ट्रेट लाइन होता है। तो शियर फोर्स डायग्राम, आर ए का वैल्यू आप 40.908 यहाँ पे आर ए दिखा दिए, फिर उसी तरह बी पे माइनस है, फिर प्लस, फिर 28 है, फिर इसके बाद यहाँ तक है। इस तरह से इसका बेंडिंग शियर फोर्स डायग्राम होगा। शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखिए, इसको हम इसे एक्सप्लेन कर ही देते हैं। पहला क्वेश्चन है तो आपको आना ही चाहिए। आर ए का वैल्यू कितना आया मेरा, 40.902 आया। आर बी का वैल्यू 39.092 आया।
शियर फोर्स एट ए कितना होगा, शियर फोर्स इस सेक्शन पे कितना हो गया। जहां भी आपको शियर फोर्स निकालना है उसके लेफ्ट की तरफ देखेंगे या फिर राइट की तरफ देखेंगे। अगर लेफ्ट की तरफ देख रहे हैं, जितना भी फोर्सेस लग रहा है सबका समेशन कर दीजिए नेगेटिव और पॉजिटिव के हिसाब से, तो वो शियर फोर्स होगा। तो इसी तरह आप शियर फोर्स अगर ए पॉइंट पे निकालिएगा तो इस तरह से 40.902 आ गया, फिर यहाँ पे 39.092 आ गया, फिर यहाँ पे 28 आ गया। अगर आप करिएगा तो आप इजीली बना सकते हैं इसको। कोई भी डाउट होगा, शियर फोर्स आपको बनाने नहीं आ रहा है तो फिर से बोलिएगा, हम इसको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट बनाने का एक अलग ही हम क्लास ले लेंगे और उसमें बता देंगे कि शियर फोर्स कैसे निकालते हैं और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे निकालते हैं। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट तो बता दिए हैं कैसे करना है, फ्री मूवमेंट पहले निकालना है, इसके बाद फाइनल मूवमेंट, दोनों को कर देना है। ठीक है, फ्री मूवमेंट में, फ्री मूवमेंट को हमेशा हम लोग पॉजिटिव दिखाते हैं, ये पॉजिटिव होगा, फ्री मूवमेंट पॉजिटिव होगा। जहाँ पे फाइनल हो रहा है ये निगेटिव होगा, ये निगेटिव होगा, ये निगेटिव होगा। इसको डैश 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 से देना ही पड़ेगा आपको, बिना डैश दीजिएगा नहीं तो मार्क नहीं मिलेगा। तो शेडेड करिएगा, इसको शेडेड पोर्शन में करिएगा। तो इस तरह से इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन में 2013 में क्वेश्चन पूछा हुआ है स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन से। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। इस क्वेश्चन को एक बार अपने सब ट्राई करिएगा जरूर।